नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बस्तर में उमनी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए आज मानव तस्करी निरोधक इकाई की ओर से ग्राम लोही कुंडा के साप्ताहिक बाजार स्थल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मानव तस्करी के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई और मानव तस्करी अपराध पर दंड इत्यादि के प्रावधान के बारे में भी बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि अपने बच्चों को किसी अजनबी के साथ जाने से रोके और अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज ग्रहण ना करें। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग काम करने के लिए दूर स्थल राज्यों में जाकर दलाल के झांसे में आकर फंस जाते हैं और घर वापसी में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में भी ग्रामीणों को निर्देश दिए गए कि जब भी बाहर कार्य करने जाएं तो उस जगह का नाम, पता और एजेंट का पूरा पता ग्राम के सरपंच, सचिव और अपने थाने में जरूर दर्ज करवाएं। इस कार्यक्रम में लोगों को नशा करने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया। आपको बता दें कि नशा ना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में सरपंच मनीता मंडावी, सचिव रमेश ठाकुर, ग्राम के अध्यापक सुरेश खापड़े और बाजार का दिन होने से लोहड़ी गुड़ा के साथ साथ आसपास के कई गांव से पधारे ग्रामीण लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। अंत में ग्रामीणों की ओर से बस्तर पुलिस को ये आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर वे तत्काल इसकी सूचना बस्तर पुलिस को देंगे। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजय श्रीवास्तव जी, मानव तस्करी का अभियान जो चलाया गया है, इस तरह के अभियान से क्या रोक लगेगी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि बस्तर में जो नक्सल ऑपरेशन के बाद से बार बार मुंह की खाने वाले नक्सली जी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सतर्क और समर्थ हो गए हैं कि अगर वो सीधी लड़ाई लड़ते हैं जी तो उनको नुकसान होगा। और वो मानव तस्करी का मामला इसी नक्सली ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आसपास के प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपके उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बहला फुसला के लेबरों को वहां ले जाया जाता है जी। तो ये तस्करी तो नहीं बोली जा सकती, क्योंकि बहला फुसला के ले जाया जा सकता है। तस्करी का मतलब होता है कि उनको अवैध रूप से परिगमन किया जाए, लेकिन यहाँ पर बहला फुसला के उनके परिजनों को तरह तरह की लालच देने के बाद उनको वहां से अन्य प्रदेशों की ओर अग्रसित किया जाता है। और इसमें सरकार की नाकामी है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार भी इस मामले को लेकर बार बार अपनी गलतियों को दोहराती रही और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में इतने ज्यादा मजदूरों का अवैध तरीके से परिवहन हुआ है और दलालों की संख्या इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है कि मैं आपसे बता नहीं सकता। और आज भी सेम परिस्थिति है। प्रदेश में सरकार जरूर बदली है जी, लेकिन नियम और जो गलतियां करने वाले लोग हैं वो नहीं सुधर रहे हैं। जी बिल्कुल, मानव जागरूकता भी जरूरी है। कहीं ना कहीं मानव जागरूकता के लिए भी अभियान चलाया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? जी, मानव जागरूकता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, मैं बस्तर के प्रक्षेत्र से ज्यादा तो नहीं, फिर भी मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी जरूर है, क्योंकि नक्सल ऑपरेशन में जो सरकार की योजनाओं का जो लाभ आम जन तक पहुँचना चाहिए वो तो पहुँच नहीं पाता है। और ये 15 सालों की विकट परिस्थिति है। अब जाके इस नई सरकार ने कुछ कार्य उद्देश्य शुरू किए जिससे आम जन को बेनिफिट हो, लेकिन अधिकारी तो ये 15 साल की सत्ता के लोग ही हैं। इनने 15 साल जो कार्य किया है, इन अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिससे कि आम जन को भुगतान भोगना पड़ता है। प्रक्रिया वही है, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं लेकिन अधिकारी तबका वहाँ के वहाँ विराजमान रहता है। और वो कुर्सी जिसमें वो उस संस्था में जिस समय उनने नौकरी चालू करी थी उसके बाद प्रमोट हो जाते हैं लेकिन उनको जो कार्रवाई के तहत उनके ऊपर जो विधिवत कानूनी कार्रवाई हो और सरकार की तरफ से उनके कार्य क्षेत्र में लगाम लगाया जाए, वो सरकार इस चीज के काम में पूरी तरह से मैं बोल सकता हूँ
कि कमजोर है, आज भी कमजोर है। जी और आम नागरिक अगर इस चीज को मान जाए और गांव में जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा जो स्वयं सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो वहाँ उन क्षेत्रों में जाने से डरते हैं, क्योंकि नक्सलियों का आज भी प्रकोप है। बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर और आपका कांकेर, ऐसे 5-6 जिले हैं जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से जुड़े हुए हैं। और इनका जो अवैध रूप से जो संचालन किया जाता है, इनको बहला फुसलाकर कुछ पैसों की लालच दे के ले जाया जाता है, ये इन्हीं रास्तों से होता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए ये जिले, तो गाड़ियों में इनकी व्यवस्था की जाती है। कई बार सरकार ने कार्रवाई भी करी है, इस तरह से नहीं, मैं उन पे आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन सरकार ने कार्रवाई भी करी है। माल परिवहन वाले जो ट्रकों में जो ट्रेलर जिनको बोला जाता है, जिसमें गाड़ियां, कार या मोटरसाइकिलों का परिवहन किया जाता है, उसमें ठूस ठूस के लेबरों को भर के ले जाया जाता था। और हुई है तो 2-3 जगह इस चीज पे सरकार और प्रशासन ने अपनी कड़ी कार्रवाई करी और सफलताएं भी प्राप्त की। जी, क्या लगता है पुलिस के इस अभियान का क्या असर देखने को मिलेगा आगे? देखिए, पुलिस तो हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन जब जो श्रम विभाग के जो अधिकारी है, जिनके ऊपर ये सारा दारोमदार रहता है, और ये वो अपनी कुर्सी पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ मलाई चाटने वाला कहावत इन पे लागू होती है, कभी भी नहीं सुधार ला सकते। पुलिस अपनी एक्टिव केस पे, पुलिस की अगर जानकारी में आता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, नो डाउट। गृह विभाग की सारी जानकारियां मिलने के बाद कार्रवाई पुलिस तुरंत कार्रवाई में अग्रसित रहती है। लेकिन पुलिस को जब तक सूचना नहीं मिलेगी, और श्रम विभाग को और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिस क्षेत्र से अधिकतर मजदूर पलायन कर रहे हैं, ये पलायन का मामला है ना, इसमें आप ना किसी को आप मानव तस्करी से नहीं जोड़ सकते। हाँ, ठीक है, तस्करी ये कहा जा सकता है, शब्द हो सकते हैं तस्करी, क्योंकि अपने भरण पोषण के लिए आदमी कहीं जाएगा और वो झुंड में जाएगा। मतलब 10 से अधिक आदमियों को एक ही गाँव से अगर 15 आदमी, 20 आदमी एक साथ जा रहे हैं, तो वो तस्करी नहीं चला जा सकती। एक व्यक्ति को अगर पहला फसला के ले जाएंगे तो वो तस्करी है। लेकिन यहाँ तो किसी न किसी अपनी जरूरतों को पूर्ति करने, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो अन्य प्रदेश में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो इससे तस्करी का जो मोहर लग रही है वो मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत सोच के हिसाब से गलत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास बातचीत के लिए। आपको बता दें कि बस्तर में उमनी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए आज मानव तस्करी निरोधक इकाई की ओर से ग्राम लोहड़ीगुड़ा के साप्ताहिक बाजार स्थल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मानव तस्करी के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी भी दी गई थी और मानव तस्करी अपराध पर दंड इत्यादि के प्रावधान के बारे में भी बताया गया था। बेमेतरा में सैकड़ों किसान अपनी जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्राम संडी में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों के हित में किसान नेता योगेश तिवारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने अपनी जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। वहीं मुआवजे को लेकर योगेश तिवारी ने कलेक्टर से की बात। बेमेतरा कलेक्टर विलास भोसकर संदीपन किसानों की गुहार सुनते हुए तुरंत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को निर्देशित दिया गया। वहीं मुआवजे की रकम किसानों को भी दी जाए। जी हां, आपको बता दें कि पूरा मामला बेमेतरा जिले के बेड़ला ग्राम संडी का है, जहां ग्राम संडी से सिंधी मंदिर जाने के लिए रोड बनाया जा रहा है, जिसके चलते आसपास के किसानों की जमीन सड़क निर्माण के दौरान ली गई थी, जिससे किसानों ने 10 फीट जमीन किसानों ने अपनी आस्था मां सिद्धि मंदिर के रोड निर्माण के लिए दान कर दी थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कई किसानों की जमीन ज्यादा काट ली गई थी। जो गरीब किसान हैं, जिनके पास पहले से जमीन कम है, छोटे छोटे किसान जो कृषि पर निर्भर है, उनकी जमीन का अगर आधा भाग ही ले लिया गया तो वो क्या करेंगे। पीड़ित किसान की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के समर्थन में योगेश तिवारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की परेशानियों से अवगत कराया। वहीं कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला तब तक
रोड का निर्माण नहीं होगा। वहीं ग्रामीण अपनी आस्था से सिद्धि मंदिर के रोड निर्माण के लिए 10 फीट देने के लिए तैयार हैं। इस दौरान और क्या कुछ कहा किसान नेता योगेश तिवारी ने, आपको सुनाते हैं। से लेकर सिद्धि मंदिर के लिए मंदिर के रोड का निर्माण हो रहा है। सिद्धि माता मंदिर है, हम सबकी आस्था है, हम चाहते हैं वहाँ रोड रास्ता बने, विकास हो, हमारी माता की मंदिर है। हम लोग चाहे और किसान लोग भाई लोग आए कि वहाँ जो पहले जो पटवारी और सरपंच थे उनके द्वारा ये लोग सहमति दिए थे कि 10 फीट का रास्ता के लिए दिया जाएगा आम सहमति से, और इन लोग से दस्तखत भी करवाया गया था। लेकिन इनका कहना है कि अब 10 फीट से ज़्यादा 35 फीट ले रहा है। छोटे छोटे किसान हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनका मुआवजा मिलना चाहिए। पटवारी से भी पेपर मांग रहे, पटवारी पेपर नहीं दे रहा है, और इसलिए आज कलेक्टर से आए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि आप लोग को मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद ही काम शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक किसानों के ज़मीन में किसी भी प्रकार के रोड रास्ते, डैम, नहर का निर्माण अगर होता है तो जब तक उनको मुआवजा ना दे उसमें निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। ये सब कहीं ना कहीं कुछ लोग मिली भगत करके ये गलत ढंग से रोड बना रहे हैं, और रोड बनना चाहिए लेकिन इनको कम से कम इनका अधिकार और हक मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग आए थे। जानकारी नहीं दी गई थी। जानकारी थी 10 फीट, ये लोग तो आम सहमति से मंदिर के रास्ता है इसलिए मंदिर के लिए देने के लिए अभी आज भी तैयार है, पहले भी तैयार थे। वो लोग भी चाहते हैं कि वहाँ रोड बने, विकास हो। लेकिन जो अधिक जमीन लिया जा रहा है, किसी को मुआवजा दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। पूर्व सरपंच जगराखन साहू ने लिखवाया था, सबसे दस्तखत करवाए थे कि 10 फीट चौड़ाई का धरसा रोड जाने वाला है मंदिर के लिए, सब तैयार थे उसके लिए। लेकिन अब क्या है, उस रोड को बढ़ा के उसको लगभग 30 से 35 फीट कर रहे हैं, तो फिर किसान सब आपत्ति कर रहे हैं कि इतना रोड के लिए इतना चौड़ा ज़मीन नहीं दे सकते, क्योंकि सब खून पसीने की कमाई से ज़मीन खरीदते हैं। 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख रुपए एकड़ चल रहा है, तो ऐसे फ्री में तो नहीं दे सकते। दान के लिए हम लोग 10 से 12 फीट देने के लिए तैयार हैं माता जी के नाम से, उसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं है। उसमें बहुत सारे किसान आए थे 40-50, उनका कहना है कि मुआवजे के बिना ही काम चालू कर लिया है। तो मैंने ये लोगों से बात किया है, उनको बुला लूँगा, और उसमें कुछ प्रावधान भी रखा है लैंड एक्विजिशन के लिए। हम चाहेंगे कि उनका लैंड एक्विजिशन का पूरा मुआवजा मिले। उसमें राजनांदगांव से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खैरागढ़ रोड पर कार में आग लगने से 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिया में टकराकर पलटने से गाड़ी में रात 12 बजे से 1 बजे के करीब आग लग गई थी, जिसमें खैरागढ़ के गोला बाजार निवासी कोचर परिवार के लोग बालोद से शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बेटियां शामिल थी। थाना ठोलकाडी और एसडीओपी खैरागढ़ रात में घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना की जांच में लगी हुई है। से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खैरागढ़ रोड पर कार में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिया में टकराकर पलटने से गाड़ी में देर रात 12-1 बजे के करीब आग लग गई थी, जिसमें खैरागढ़ के गोला बाजार निवासी कोचर परिवार के लोग बालोद से शादी अटेंड करने के बाद लौट रहे थे। मृतकों में पति, पत्नी और 3 नौजवान बेटियां शामिल थी। थाना ठेलकाडी और एसडीओपी खैरागढ़ रात में घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। आपको बता दें, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी हुई है।
को बता दें, राजनंदगांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खैरागढ़ रोड पर कार में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिया में टकराकर पलटने से गाड़ी में देर रात 12 से 1 बजे के करीब आग लग गई, जिसमें खैरागढ़ के गोला बाजार निवासी कोचर परिवार के लोग पालौद से शादी अटेंड करने के बाद लौट रहे थे। मृतकों की माने मृतकों में पति, पत्नी और 3 बेटियां शामिल थी। थाना ठेलकाजी और एसडीओपी खैरागढ़ रात में घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महोदय ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी हुई है। सुकमा में आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा अपने विधानसभा क्षेत्र कोंटा क्षेत्र में सघन दौरा कर रहे हैं। वहीं आबकारी मंत्री इन दिनों कोंटा विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग गांव में दौरा कर क्षेत्र के लोगों से मूलभूत समस्याओं का जायजा लेकर जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन देकर अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। एयरबोर मरगुइया चिकपाल में 26 लोगों का विनाधिकार पट्टे का वितरण किया गया और बस्तर के कच्चा सोना के रूप में तेदुपत्ता का उदाहरण देते हुए ग्रामीण माता बहनों को के अंदर उन्होंने उत्साह जगाया। वहीं तेदुपत्ता से स्वरोजगार और आय का अच्छा खासा स्रोत है, जो बस्तर के कच्चा सोना भी कहा जाता है। वहीं वे तेलंगाना की जनता से भी रूबरू हुए और ग्रामीणों से मुलाकात कर कुशल क्षेम और उनके मूलभूत ज़रूरतों के बारे में उन्होंने जायजा लिया और लोगों की मूलभूत समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी इस दौरान उन्होंने दिया। कोरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के मौके पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में शासकीय से लेकर निजी चिकित्सकों से भी स्वास्थ्य सेवाएं ली गई। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया जिससे ग्रामीणों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, जहां सभी प्रकार के डॉक्टरों की टीम ग्रामीणों के इलाज के लिए और किस तरह से गर्मी में लू से बचना है और कभी भी कोई बीमारी को चोट नहीं समझना चाहिए, उसका इलाज हॉस्पिटल में आकर जरूर करवाएं। ऐसे कई प्रकार की जानकारी जो कुछ ग्रामीण पहुंचे थे उन्हें दी गई और उनका इलाज और दवाई वितरण किया गया। लेकिन ये स्वास्थ्य मेला बिना प्रचार प्रसार के अभाव की वजह से स्वास्थ्य मेले का लाभ कई जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल सका। इसके लिए लोगों ने स्वास्थ्य के नाम पर शासकीय पैसों का दुरुपयोग बताया। वहीं आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को आज़ादी के निर्माता के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज इस भरतपुर विकासखंड में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिससे विकासखंड के विभिन्न प्रकार के बीमारियों का आज यहाँ पर चेकअप हो रहा है। चेकअप के बाद डॉक्टर की पूरी टीम बैठी हुई है, जहाँ जहाँ जो जिस प्रकार की बीमारी है उसका इलाज किया जा रहा है। और मैं यहाँ के बीएमओ को धन्यवाद दूंगा और डॉक्टर अभय गुप्ता और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि लगातार 15 साल की सरकार ने जिस तरह से भरतपुर को उपेक्षित किया था, आज देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार यहाँ पर विकास की ओर है। यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रहा है। अभी अभय गुप्ता के आने के बाद यहाँ पर ऑपरेशन होना शुरू हो गया, ओटी का भी निर्माण हो गया। लगातार यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से जोर दिया है कि धरातल में रहने वाले लोगों को मूलभूत वहाँ पर चिकित्सा का लाभ मिले, स्वास्थ्य का लाभ मिले, ये हमारे मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है उसको लेकर आज छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार धरातल पर दिख रही है और लोगों को सुविधा मिल रहा है। इसके लिए पूरे स्वास्थ्य टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में ना घबराने की बात कही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए माकूल इंतजाम है, जरूरत पड़ी तो प्रतियात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि तीसरी लहर नहीं आई, ऐसी आशा जताई जा रही थी, लेकिन कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है, फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोरोना को लेकर खतरा अगर बढ़ता है तो सभी कठोर निर्णय भी लिए जाएंगे। और क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आपको सुनाते हैं। कोरोना के फिर से तीसरी लहर हम लोग समझ रहे थे कि अब वो समाप्त हो गया है, लेकिन फिर से देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार से और उसने प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है, हम लोग भी इसमें विचार करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो प्रारंभिक रूप से जो उसके सुरक्षक जो उपाय हैं उसके लिए आदेश जारी करेंगे। कोरोना के फिर से तीसरी लहर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।